हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे, बहुत शॉर्टकट तरीके से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इसका अध्ययन किया जाए और कितने सरलतम ढंग से अध्ययन करें, इस पर भी हम लोग अवलोकन करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके चलते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है, उसके धाराएं अगर बात किए तो 6 अध्याय और 31 धाराएं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 6 अध्याय और कितने धाराएं? 31 अध्याय। अगर विस्तार आरंभ की बात किया जाए तो धारा 1 में दिया गया है कि संसद में पारित हुआ था ये अधिनियम 11 मई 2005 को। संसद में पारित 11 मई 2005 को हुआ था और भारत में जब लागू हुआ तो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ये पारित अगर पूछे तो 11 मई 2005 को, लागू कब हुआ तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। कौन सा? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। परिभाषा दिया है धारा 2 में, जिसमें सूचना इंफॉर्मेशन क्या है। तो इंफॉर्मेशन के अंतर्गत है किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों से संबंधित सामग्री तथा किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना जिस तक किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राइवेट निकाय माने प्राइवेट सेक्टर भी इसके दायरे में आता है, उससे इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं। जहां तक लोक प्राधिकारी की पहुंच वहां तक होनी चाहिए। अभिलेख रिकॉर्ड की अगर बात किया जाए तो कोई दस्तावेज, पांडुलिपि या फाइल अभिलेख के अंतर्गत आएगा। किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिच या प्रतिकृति माने आपका डुप्लीकेट जो भी होता है, प्रतिकृति उसको कहा जाता है, फोटोकॉपी बोला जाए तो। ऐसे माइक्रोफिल्म में समाविष्ट प्रतिबिंब, किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री, सब अभिलेख या रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार क्या है? तो भाई सूचना का अधिकार जो आपके पास किसी दस्तावेजों का अभिलेखों का निरीक्षण का अधिकार है आपके पास। माने किसी भी दस्तावेज अभिलेखों का आप निरीक्षण कर सकते हो। दस्तावेजों अभिलेखों का टिप्पण, उद्धरण, एक प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हो, मांग सकते हो प्रमाणित प्रतिलिपि मुझे चाहिए हस्ताक्षर सहित। सामग्री का प्रमाणित नमूने ले सकते हो कि सामग्री का आप नमूने चाहते हो तो नमूने ले सकते हो। और डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट रूप में सूचना अभिप्राप्त करना आदि आपका सूचना का अधिकार के तहत आपका अधिकार है। सूचना का अधिकार में एक और चीज हम देखें, धारा 3 में दिया गया। वास्तव में सूचना का अधिकार जो है धारा 3 में दिया गया, ये सभी नागरिकों को प्राप्त है। याद रखना है, इसमें विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। धारा 3 के अंतर्गत क्वेश्चन बन सकता है कि सूचना का अधिकार कौन सी धारा में? तो धारा 3 में सभी नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया। संविधान में भी इसका उल्लेख है। आर्टिकल 19(1) का में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माने बोलने की स्वतंत्रता, ये सूचना का अधिकार के तहत ही दिया गया। और आर्टिकल 21 दैहिक स्वतंत्रता की बात किया जाए तो संविधान में अगर बोला जाए तो सूचना का अधिकार समाहित होता है, या हम इससे भी लिए हैं। लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं की बात किया जाए तो धारा 4 में लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं किया दिया गया। माने लोक प्राधिकारी की बाध्यता का जो अधिकारी होगा उसकी बाध्यता क्या होगा? तो पहला अधिकार, कर्तव्य और प्रक्रिया का पूरा वर्णन होगा। उसका अधिकार क्या, उसका कर्तव्य क्या, उसका प्रक्रिया का वर्णन करे। अभिलेख तैयार करना इसका दायित्व होगा कोई भी अधिकारी का। नीतियों की पृष्ठभूमि तैयार करना किसके लिए? जनसाधारण के लिए। नीतियों की पृष्ठभूमि तैयार करना इसका दायित्व होगा जनसाधारण, साधारण पब्लिक के लिए। लोक सूचना अधिकारी का पद नाम यह धारा 5 में दिया गया है। इसमें 2 वर्ग किए गए हैं। पहला है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम से जानेंगे या राज्य लोक सूचना अधिकारी के नाम से जानेंगे। याद रखेंगे, धारा 5 में लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम के बारे में वर्णन किया गया। या तो हम केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम से उसे जानेंगे या राज्य लोक सूचना अधिकारी के नाम से जानेंगे। सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध धारा 6 में दिया गया। ये धारा कुछ याद होनी चाहिए। सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध जब करते हो तो धारा 6 के अंतर्गत करते हो। मैंने यहाँ पर कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त करता लिखित आवेदन दे सकता है सूचना प्राप्त करने, या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के द्वारा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति ज्यादा चल रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के ईमेल के द्वारा, इसके द्वारा है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेट के द्वारा आप क्या कर सकते हो? अनुरोध कर सकते हो।
आवेदन सवाल है किसको किया जाए। आवेदन हम कर सकते हैं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को कर सकते हैं, दूसरा हम राज्य लोक सूचना अधिकारी को कर सकते हैं, तीसरा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी को कर सकते हैं और चौथा राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को हम क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब आता है आवेदनकर्ता। अगर मान लो आवेदन किया, यहां पर देखेंगे आवेदनकर्ता आवेदन किया तो हो सकता है कि वो सही व्यक्ति को किया और हो सकता है कि वो गलत व्यक्ति को दे दिया। आवेदन जिसको नहीं देना था मैंने उस व्यक्ति को दे दिया, हो सकता है यहां पर। तब इस गलत व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा। मान लो ये गलत अधिकारी है जिसको हमने इसको देना था इस अधिकारी को, लेकिन मैंने दूसरे अधिकारी को भेज दिया, तो इसका कर्तव्य होगा 5 दिन के अंदर, मैंने जो जिस अधिकारी को भी मिला है 5 दिन के अंदर वो सही व्यक्ति मैंने सही अधिकारी को प्रेषित कर दे उस एप्लीकेशन और इसकी सूचना आवेदनकर्ता को दे दे। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि अगर गलत अधिकारी को आवेदन दे दिया गया तो अधिकारी कितने दिन के अंदर मैंने सही अधिकारी को ये प्रेषित करेगा, तो 5 दिन के अंदर ये क्वेश्चन आपका बनता है सूचना और उसको सूचना दे दिया जाएगा। इसके अलावा अनुरोध का निपटारा की बात किया जाए तो धारा 7 में वर्णन किया गया अनुरोधों का निपटारा के बारे में। देखो सामान्य आवेदन है तो 30 दिन में निपटा दिया जाना चाहिए, लेकिन जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, लाइफ एंड लिबर्टी से संबंधित है तो 48 घंटे में उसको निराकृत कर दिया जाना चाहिए। जो भी आवेदन मान आया है, सूचना मांगी गई है, सामान्य आवेदन याद रखेंगे क्वेश्चन बनेगा 30 दिन में निपटारा होना चाहिए और लिबर्टी एवं जीवन लाइफ से संबंधित हो तो 48 घंटे में इसको निपटारा किया जाना चाहिए। अगर आवेदन अधिकारी 30 और 48 घंटे में निराकरण नहीं करता, इसका मतलब हो गया कि आपके आवेदन को नामंजूर कर दिया गया। याद रखेंगे 30 दिन या 48 घंटे में निराकरण नहीं हो रहा है, जीवन और स्वतंत्रता का मामला 48 घंटे में निराकरण नहीं हुआ और समान आवेदन 30 दिन में निराकरण नहीं हो, तो इसका मतलब हुआ कि आपके आवेदन को नामंजूर कर दिया गया। आवेदन अगर अस्वीकार कर दिया गया तो अधिकारी का कर्तव्य होगा कि अस्वीकार किए जाने का कारण बताए, उसको अपील किए जाने की अवधि, इसके खिलाफ अपील आप कर सकते हो ये भी बताए, और अपील कहां किया जाए ये भी आपको बताएगा कौन, अधिकारी बताएगा। सूचना प्रकट किए जाने से छूट धारा 8 में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती जिसको हम प्रकट नहीं कर सकते, तो इसकी उल्लेख किया गया धारा 8 में किया गया। याद रखने वाली बात है। कौन कौन सा, भारत की अखंडता सुरक्षा का मामला हो और आप उससे कुछ मांग रहे हो, सूचना नहीं दिया जा सकता। न्यायालय की अवमानना वाली बात हो, तीसरा पक्षकार की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान, अगर तीसरा पक्षकार इनकार करता है, तीसरा पक्षकार बोलता है उसको प्रतियोगी स्थिति को नुकसान हो सकता तो नहीं दिया जाएगा। वैश्वासिक नातेदारी, हमारा जो विश्व जो नातेदारी है उससे संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती। विदेशी सरकार में विश्वास प्राप्त सूचना का नहीं दी जा सकती और व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा, व्यक्ति के जीवन और शारीरिक सुरक्षा का खतरा हो तो वो सूचना नहीं दी जा सकती। लेकिन जो सूचना, याद रखेंगे, जो सूचना संसद में दी जा सकती है, जो सूचना राज्य विधानमंडल को दिया जा सकता है, तो वह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता, उसको आप इनकार नहीं कर सकते। माने जो सूचना संसद को आप दे सकते हो, राज्य विधानमंडल को दिया जा सकता है, तो वह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। धारा 9 में सूचना नहीं दिया जा सकता, माने किसकी सूचना नहीं दिया जा सकता, तो जो किसी व्यक्ति के विद्यमान प्रतिलिपि अधिकारों का उल्लंघन करता हो, अर्थात वो कॉपीराइट का मामला हो। यार कोई खुद इजाद किया हो, किसी संगीत को याद किया, मैं मांगूंगा उसका कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा, वो किसी फैक्ट्री को मतलब किसी दवाई का इजाद किया हो, मैं उसको बोलूंगा भैया कैसा फार्मूला बताओ, तो उसका कॉपीराइट का उल्लंघन हो, कैसे दे सकता है, और कॉपीराइट का मामला आ जाएगा। माने धारा 9 में सूचना नहीं दिया जा सकता अगर विद्यमान प्रतिलिपि अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। पृथक्करण धारा 10 में क्या, पृथक्करणीयता का सिद्धांत या पृथक्करण धारा 10 में दिया गया। मान लो कोई सूचना, ऐसे समझो इस व्यक्ति ने कोई सूचना मांगा है अधिकारी से, 4 प्रकार के सूचना मांगे गए। मैंने सूचना अधिकारी से राज्य सूचना या केंद्रीय सूचना या सूचना अधिकारी से 4 प्रकार का इसने 4 ठो सूचनाएं मांगी। अब मेरे सामने है पहली सूचना तो मैं दे सकता हूं, उसमें कोई अड़ंगा नहीं, लेकिन दूसरी सूचना मैं नहीं दे सकता, तीसरी सूचना दे सकता हूं लेकिन चौथी सूचना मैं नहीं दे सकता इस आदमी को। तो क्या किया जाए भाई,
जो दे सक पहला और तीसरा तो दे सकते हो ना, तो पहला और तीसरा दे दो, दूसरा और चौथा का अलग कर दो। तो इसी को कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। एक इसमें है, धारा 10 में है। धारा 11 में तृतीय पक्षकार की सूचना या थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को हमको समझना होगा कि थर्ड पार्टी किसको कहते हैं, तृतीय पक्षकार किसको कहेंगे। अब तृतीय पक्षकार क्या होता, मान लिया जाए कोई असफल प्रतियोगी है, उदाहरण में लोक सेवा आयोग से ये रिपोर्ट मांगता है कि भाई मैं असफल क्यों हुआ, तो मामला लोक सेवा आयोग और इस व्यक्ति के बीच है। मान लो यहां पर एक चयनित प्रतियोगी ये इसके भी मांग रहा है कि भाई इसका चयन कैसे हुआ, इसका इन दोनों से कोई लेना देना नहीं, तो ये चयनित प्रतियोगी हो गया तृतीय पक्षकार। ये असफल प्रतियोगी और लोक सेवा आयोग के बीच मामला है। लोक सेवा आयोग से मांग रहा है, अपने बारे में मांग रहा है, ठीक है, यहां पर लेकिन किसी चयनित व्यक्ति के बारे में मांग रहा है, तो तीसरा पक्षकार चयनित व्यक्ति होगा जिसको इन दोनों के मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर लोग जो सूचना अधिकारी होगा वो क्या होगा, तृतीय पक्षकार। मैंने तृतीय पक्षकार को बोलेगा भाई ये व्यक्ति आपसे सूचना मांग रहा है, हम सूचना दे या सूचना ना दे। मैंने सबसे पहले तृतीय पक्षकार से आपसे थर्ड पार्टी से सूचना अधिकारी पूछेगा कि भाई सूचना दे या सूचना ना दे। इसका बताएगा भाई इसको 10 दिनों के अंदर कारण बताओ, कारण बताओ। अगर आपका यहां पर वो अधिकार होता है प्रतियोगिता वाला अपराध, प्रतियोगिता को तीसरा वो होता है खनन हो रहा है तो बताइए, या किसी जीवन और लाइफ का खतरा है तो बताइए। यहां पर 10 दिन में कारण सहित बताइए, वरना वो क्या करेगा, ये सूचना अधिकारी 40 दिन के अंदर सूचना का प्रकटन कर देगा। उसका कारण बताएगा, कारण अगर उचित लगेगा तो सूचना नहीं देगा, और कारण अगर अनुचित लगेगा और जनहित में ज्यादा अच्छा लगेगा, इसका जो मांगना है जनहित के लिए अगर उपयोगी होगा, तो तृतीय पक्षकार की बात नहीं मानेगा, उसको प्रकाशित कर देगा, मतलब अर्थात इसको सूचना दे देगा। यद्यपि अगर लगता है कि तृतीय पक्षकार को नुकसान हो सकता है इससे और जान माल का खतरा है, तो यह अधिकारी नहीं देगा, वो डिसाइड करेगा 40 दिन के अंदर। तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, तृतीय पक्षकार को जवाब कितने दिन में देना है, तो 10 दिन में देना है, सूचना दे या सूचना ना दे कारण सहित, और जो सूचना अधिकारी कितने दिन में प्रकाशित करेगा, 40 दिन के अंतर्गत वो देगा या नहीं देगा, इस 40 दिन के अंतर्गत प्रकाशित करेगा। ये दोनों क्वेश्चन यहां बनते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग धारा 12 में वर्णन किया गया। इसका गठन मुख्य सूचना आयुक्त तो आयुक्त जिसमें 10 होंगे, 10 व्यक्ति होंगे, मुख्य सूचना आयुक्त तो आयुक्त से मिलकर बनेगा, और नियुक्ति इसके राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसमें चयन समिति का निर्णय, मतलब इन दोनों को जो चयन करेगा 10 व्यक्ति और मुख्य सूचना आयुक्त, उसमें एक चयन समिति सिफारिश करती है राष्ट्रपति को, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, सदस्य लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है, और प्रधानमंत्री से नाम निर्देशित मंत्रिपरिषद का एक मंत्री होता है। ये 3 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, यहां पर राष्ट्रपति का नाम सिफारिश करते हैं कि भाई इसमें सूचना आयुक्त या आयुक्तों की नियुक्ति किया जाए। और इसका मुख्यालय कहां होगा, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। पद अवधि और सेवा शर्तें धारा 13 में दिया गया है। माने इनका मुख्य आयुक्त सूचना आयुक्त 5 साल या 65, जो भी पहले हो जाए, 5 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, और आयुक्त का भी 5 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए। मैंने 65 वर्ष तक पद धारण करेगा। अगर उसने 63 वर्ष में मुख्य सूचना आयुक्त बना, मान लीजिए 63 साल में बना है, तो भाई वो केवल 2 साल ही राज कर पाएगा, 2 साल ही पद में रह पाएगा, क्योंकि उसका पहले ही 65 साल पूरा क्लियर हो रहा है। अगर वो 60 में बनता तो बकायदा 5 साल पूरा करेगा। ठीक यही कंडीशन आयुक्तों की है। पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। एक चीज और, वो कोई भी सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त या पुनर्नियुक्ति नहीं होगा। अगर मान लीजिए मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने पर ऐसे पद पर नियुक्त किए जा सकेंगे, लेकिन दोनों पदों की अवधि कुल मिलाकर 5 वर्षों से अधिक नहीं हो सकेगी। अर्थात ये मान लीजिए मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त हो गया है और आयुक्तों में से किसी का चयन किया गया है मुख्य सूचना आयुक्त के लिए, और उसने आयुक्त के रूप में 3 साल कार्य कर चुके हैं, तो उसके पास केवल 2 साल बचेगा। 2 साल ही मुख्य सूचना आयुक्त रह सकेगा, क्योंकि उसका 5 साल कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन चुना होगा 5 साल पूरा करेगा, ऐसा नहीं होगा। केवल 3 साल चूंकि उसने आयुक्त रहते हुए काम किया, तो अगला 2 साल ही उसके बचेगा। इस प्रकार की कंडिका में कहा गया। सेवा शर्तें की बात किया तो मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें वही होगी जो मुख्य निर्वाचन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की होगी।
सूचना आयुक्त उप सूचना आयुक्त को हटाया जाना, ये धारा 14 में दिया गया कि वो सूचना आयुक्त उप सूचना आयुक्त को कैसे हटाया जाए। तो दो आधार इसके बनते हैं, कदाचार मिसबिहेवियर और असमर्थता। माने दो आधार पर ही हटाया जाएगा, कदाचार मिसबिहेवियर के आधार पर और असमर्थता इनकैपेसिटी के आधार पर हटाया जा सकता है। लेकिन हटाने से पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और जांच के आधार पर राष्ट्रपति अगर सही पाता है तभी हटाएगा। राज्य सूचना आयोग धारा 15 में वर्णन है, सेम जो केंद्रीय सूचना आयोग है वैसा ही राज्य सूचना आयोग है, अर्थात गठन इसके भी राज्य मुख्य सूचना आयोग और राज्य आयोग 10 से होगी, 10 व्यक्ति होंगे और नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और चयन समिति, इसमें भी चयन समिति होते हैं, इसमें उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें अध्यक्ष मुख्यमंत्री, विधानसभा का विपक्ष का नेता सदस्य और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्री चयन समिति होगा। चयन समिति सिफारिश करेगा राज्यपाल को कि इनको क्या बनना चाहिए, मुख्य आयुक्त, राज्य आयुक्त या आयुक्त नियुक्त किया जाए और इसका मुख्यालय राज्य सरकार के अनुसार होगा। पद अवधि और सेवा शर्तें धारा 16 में राज्य के लिए दिया गया, इनके लिए भी वही है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक और राज्य आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण में जो भी पहले हो जाए, पर पुनर्नियुक्ति का पात्र ये नहीं होगा। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त होने पर ऐसे पद पर नियुक्ति किया जा सकेगा, लेकिन दोनों पदों की अवधि कुल मिलाकर 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी। अर्थात इसका अर्थ यही होगा कि अगर मान लो 3 साल, माने यहां पर भी है, अगर कोई आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का अगर पद रिक्त होता है और इसमें से राज्य आयुक्त को ही नियुक्त किया जाता है, उनका कार्य 2 साल या 3 साल हो चुका है, तो अगला जो कार्य केवल 5 साल ही होगा, अर्थात तो 2 साल के लिए ही क्या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकता है, ये इसका कंडिका में कहा गया है। सेवा शर्तें इनका यही है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का जो सेवा शर्त है, भारत के निर्वाचन आयुक्त, याद रखेंगे कि केंद्रीय जो मुख्य सूचना आयुक्त का भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान था और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का भारत के निर्वाचन आयुक्तों के समान होता है और राज्य सूचना आयुक्त का राज्य के मुख्य सचिव के समान होता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य सूचना आयुक्त का जो कार्य को सेवा शर्त है राज्य मुख्य सचिव के समान होगा और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का सेवा शर्त भारत के निर्वाचन आयुक्त के समान होगा और केंद्रीय वाला बात पूछा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने होगा। ये डिफरेंस है, इस चीज को याद रखेंगे। सूचना आयुक्त उप सूचना आयुक्त को हटाया जाना धारा 17 में कहा गया, इसमें भी वही है कि आधार कदाचार और असमर्थता, कदाचार मिसबिहेवियर और असमर्थता के आधार पर इसमें भी बोला गया है उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच किया जाएगा और जांच में अगर सही पाया गया तभी हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं। आयोग की शक्तियां एमकृत धारा 18 में कहा गया कि कर्तव्य होगा कि व्यथित व्यक्ति की शिकायतों की जांच करे। अगर कोई व्यथित व्यक्ति है, मान लो सूचना आयोग के अंदर अपना शिकायत किया, उसको लौटा दिया गया, तो क्यों लौटा दिया गया, तो ये राज्य आयोगों का कर्तव्य होता है कि जो अधिकारी वर्ग, इनके अगर अधिकारी वर्ग ने गलत व्यवहार किया है तो ऐसे व्यथित व्यक्तियों की शिकायत पर निराकरण करे। तो इनकी शक्ति क्या है, इनकी शक्ति जो है, राज्य आयोगों की शक्ति जो है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्ति होगी। याद रखेंगे कैसी शक्ति, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की शक्ति है, अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को समन करना और शपथ पर उसका मौखिक और लिखित साक्ष्य लेना, है ना, समन का बुलाया जाता है। किसी व्यक्ति को दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए विवश करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना होगा। यहां पर किसी न्यायालय या कार्यालय में कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रति मांगना, साथियों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, ये सब के सब जो है सिविल न्यायालय की शक्तियां इनको प्राप्त है, उसी के आधार पर यह कार्रवाई करती है। अपील जो है धारा 19 में अपील का वर्णन किया गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सूचना अधिकारी के जो निर्णय है उससे व्यथित है, मैंने सूचना अधिकारी से सूचना मांगा, उसने इनकार कर दिया या निर्णय से व्यथित है, तो 30 दिनों के अंदर उससे इससे माने ये जो सूचना अधिकारी इससे ज्येष्ठ पंक्ति का अधिकारी से वो क्या मांग सकता है, अपील कर सकता है। क्वेश्चन बन सकता है कि कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर जो भी सूचना अधिकारी उससे ऊपर वाले पंक्ति के अधिकारी से 30 दिन के अंतर्गत अपील ये व्यक्ति कर सकता है। और द्वितीय अपील क्या होगा, मान लो इसने भी ठुकरा दिया इसका, तो 90 दिन के अंदर इसको 90 दिन के द्वितीय अपील कहां होगी, केंद्रीय सूचना आयोग में होगी या राज्य सूचना आयोग में होगी। ठीक है, या तो केंद्रीय सूचना आयोग में कर सकता है या राज्य सूचना आयोग में कर सकता है, दोनों चीज याद रखेंगे। 90 दिन को याद रखेंगे द्वितीय अपील और 30 दिन को याद रखेंगे प्रथम अपील।
और निपटारा कब किया जाएगा? तो निपटारा जो है इसमें भी अपील करता है तो 30 दिनों में, और अगर मतलब 30 दिनों में नहीं हुआ तो जो आयोग है कारण बताते हुए 45 दिनों में आपके जो भी आपका जो प्रॉब्लम होगा उसका निपटारा करेगा। 30 या 45 दिन देगा तो आयोग आपका कारण बताएगा कि आयोग या कोई उच्च अधिकारी कारण बताएगा क्यों लेट हुआ है। अब हम लोग चलेंगे दंड, पेनल्टीज और धारा 20 में वर्णन, जिसका किसका वर्णन? धारा 20 में वर्णन किया गया, जो शास्ति अधिरोपित किया गया उस पर। तो केंद्रीय सूचना आयोग की राय हो कि किसी केंद्रीय राज्य सूचना अधिकारी, केंद्रीय राज्य सूचना अधिकारी ने क्या किया हो? बिना युक्त कारण के आवेदन लेने से इनकार कर दिया है, या निर्धारित समय अवधि में कोई सूचना नहीं दी गई है, या जानबूझकर गलत, भ्रामक या अपूर्ण सूचना दी गई है, आदि आदि परिस्थितियों में तब ऐसे अधिकारी पर प्रत्येक दिन के हिसाब से जब तक ऐसी सूचना उस व्यक्ति को नहीं दे दी जाती 250 रुपए का दंड अधिरोपित की जाएगी। लेकिन ऐसी शास्ति 25,000 रुपए से अधिक की नहीं हो सकेगी, याद रखेंगे। माने प्रत्येक दिन उस व्यक्ति पर 250 रुपए लगेगा उस अधिकारी पर कि उसको गलत सूचना दिया, भ्रामक सूचना दिया या युक्त कारण के आवेदन को इनकार कर दिया। लेकिन अधिकतम जो शास्ति उसकी 25,000 रुपए से अधिक की नहीं होगी। इस प्रकार हम देखते हैं ये पूरा जो आपका बहुत सरलतम ढंग से मैंने निपटाने की कोशिश की है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।